हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल राज सक्सेस पॉइंट। चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी के बारे में। इससे पहले के क्लास में हमने डिस्कस किया था रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी के बारे में। ठीक है, इससे पहले मैं बता दूं, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आपको हम बताते हैं कि अगर हम क्या करते हैं, किसी भी कंडक्टर को लेते हैं। आपको पहले से पता है कि अगर हम किसी कंडक्टर को लेते हैं और इस कंडक्टर को किसी सेल या बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं और अगर इस कंडक्टर का, मेरा यहाँ ये ई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये इस कंडक्टर का लेंथ, ठीक है। अगर इस कंडक्टर का सारा फिजिकल कंडीशन अगर कांस्टेंट रखें तो इस बैटरी से अगर हम भी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें तो इसमें फ्लो करने वाला इलेक्ट्रिक करंट आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा भी का। पहले से आपको पता है भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई कब कंडीशन है, जब इसका सारा फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट रहे। इस कांस्टेंट, इसके लिए कांस्टेंट का यूज करते हैं प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए, भी इक्वल टू आई आर। ठीक है, आई आर, जहाँ आर हमारा क्या था, रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस आपको बता दें डेफिनेशन रेजिस्टेंस का, अगर आप नहीं जानते हैं तो चलिए आप हमारे वीडियो पार्ट 4 में जाइए और आप इसको अच्छे से डीपली स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस किसी भी बॉडी का इंटरनल प्रॉपर्टी होता है जिसके कारण ये अपोज करता है इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने से, किसके अंदर, कंडक्टर के अंदर। तो चलिए बात करें अब हम कंडक्टेंस का। तो कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस एक दोनों का ऑपोजिट फॉर्म है। तो चलिए डेफिनेशन के तौर पे देखते हैं। कंडक्टेंस ऑफ एनी सब्सटेंस इज डिफाइन एज, बोला है किसी भी सब्सटेंस का कंडक्टेंस को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल, उस प्रॉपर्टी का मटेरियल, किस प्रॉपर्टी का, जिसका हम कंडक्टेंस को डिफाइन करना चाह रहे हैं। ठीक है, किसी भी मटेरियल का वह प्रॉपर्टी ड्यू टू विच, जिसके कारण इट अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसके कारण ये इलेक्ट्रिक करंट को अलाउ करता है फ्लो करने के लिए। चलिए सिंपल वे में फिर से एक बार हम डिस्कस करते हैं। मतलब क्या बोल रहा है, किसी भी मटेरियल के अंदर का वह प्रॉपर्टी जिसके कारण ये इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने में अलाउ करता है, मतलब रोकता नहीं है। ठीक है, और रेजिस्टेंस में क्या होता था, उसके अंदर का ये इंटरनल प्रॉपर्टी था जिसके कारण ये अपोज करता था, मतलब उसको रोकता था। ठीक है, इससे आपको ये पता चला रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस एक दूसरे का अपोजिट है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस, सॉरी कंडक्टेंस को हम कैसे डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय जी और एस, जबकि रेजिस्टेंस को हम लोग कैसे डिनोट करते थे, आर से। तो हम लोग कंडक्टेंस को जी और एस से डिनोट कर सकते हैं। फॉर्मूला इसका हो जाएगा जी इक्वल टू 1/r। अब ये कैसे आया जी इक्वल टू 1/r, क्योंकि हम बताएं कि कंडक्टेंस में क्या करता है, हमारा अलाउ करता है, रेजिस्टेंस में अपोज करता है। दैट मीन्स ये दोनों एक दूसरे का क्या है, अपोजिट है। तो ऐसा लिख सकते हैं, कंडक्टेंस इज 1/r, दैट मीन्स अपोजिट फॉर्म ऑफ आर। ठीक है, जहां जी हमारा क्या है, कंडक्टेंस, आर हमारा रेजिस्टेंस। चलिए अब बात करें थोड़ा सा एक नया डेफिनेशन के तौर पर हम इसको देखना चाहें, अगर जी इक्वल टू 1/r से, कि कंडक्टेंस ऑफ ए मटेरियल कैन बी डिफाइन इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। किसी भी मटेरियल का कंडक्टेंस को हम ऐसा डिफाइन कर सकते हैं कि ये रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल फॉर्म होता है। रेसिप्रोकल में उल्टा। ठीक है, इट इज द अपोजिट फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस। क्या, कंडक्टेंस इज द अपोजिट फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस। चलिए यूनिट और डायमेंशन की बात करें, कंडक्टेंस की यूनिट और डायमेंशन की, तो चलिए हम लोग जानते हैं कि जी इक्वल टू 1/r, फॉर्मूला आपको पता है, और आर का ऐसा यूनिट आपको पहले से पता है, क्या होता है हमारा, ओम। तो 1/r तो 1/ओम, ओम को ऊपर लेके चले गए तो हमारा क्या हो गया, पर ओम। तो पर ओम यूनिट हो गया किसका, कंडक्टेंस का। या फिर इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, या फिर महो भी होता है। महो कैसे हुआ, OHM, तो उल्टा होता है क्योंकि, तो MHO। ठीक है, MHO महो। ठीक है, या फिर इसी को हम लोग साइमन भी बोलते हैं। तो ये सारा हमारा क्या है, यूनिट है किसका, कंडक्टेंस का। इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, डायमेंशन निकालते हैं हम, किसका डायमेंशन, कंडक्टेंस का। तो डायमेंशन के लिए हम बता दें आपको, क्योंकि हम लोग जानते हैं जी इक्वल टू 1/r, और r का डायमेंशन हमारा क्या होता है, ये होता है ML2 T-3 A-2। अब इसी को ऊपर लेके चाहेंगे, जो प्लस में माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में वो प्लस में हो जाएगा। m इधर क्या था हमारा, पॉजिटिव, तो ऊपर जाके क्या हो गया, m⁻⁻1, l पॉजिटिव, l⁻2, T-3 तो ऊपर जाके T3+3, और A-2 तो ऊपर जाके A2। तो ये हमारा क्या हो गया, डायमेंशन फॉर्मूला इसका, कंडक्टेंस का। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा आगे डिस्कस करते हैं कंडक्टिविटी के बारे में। कंडक्टिविटी से पहले मैं आपको बता दें कि जब आप रजिस्टिविटी पढ़े होंगे, अगर आप नहीं पढ़े तो जाइए हमारे वीडियो पार्ट 4 को जरूर देखें। ठीक है, तो रजिस्टिविटी में आपने क्या देखा था, रजिस्टिविटी किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता था जिसमें कंडक्टर का लेंथ हमारा यूनिट होता था और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन
यूनिट होता है। नहीं समझ में आया तो फिर थोड़ा सा देखते कंडक्टर को हम बना करके। अगर ये हमारा कंडक्टर है, ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, आई मान लीजिए आई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पे भी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किए हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते थे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और ये हमारा क्या था, लेंथ था कंडक्टर का, ठीक है। तो कंडक्टिविटी ऐसे, रजिस्टिविटी कब बोलते थे हम, इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस जब इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये 1 मीटर स्क्वायर हो, मतलब यूनिट हो, और इसका लेंथ भी कितना हो, 1 मीटर, दैट मीन्स ये भी यूनिट हो। तो किसी भी बॉडी या फिर किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस जब उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और लेंथ दोनों यूनिट हो, दैट मीन्स 1 हो, ठीक है, तब उसका जो रेजिस्टेंस होगा उसको हम लोग क्या बोलते थे, रजिस्टिविटी। उसी प्रकार कंडक्टिविटी में हो जाएगा हमारा। कंडक्टिविटी कैसे डिफाइन करेंगे, कंडक्टिविटी ऑफ ए सब्सटेंस इज डिफाइन एज द कंडक्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। मतलब कंडक्टिविटी किसी भी सब्सटेंस का हम इस तरह से डिफाइन करेंगे, कैसे, किसी भी कंडक्टर का वह कंडक्टेंस जब उस मटेरियल का लेंथ क्या होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और लेंथ दोनों यूनिट होगा। मतलब अगर हम बात करें कोई कंडक्टर बना ले तो थोड़ा सा सिंपल सा बस, ठीक है, ये मान लीजिए कंडक्टर बना हुआ मेरा, तो इसका कंडक्टिविटी को हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि इस कंडक्टर का कंडक्टेंस जब इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और इसका लेंथ दोनों हमारा यूनिट हो, ठीक है, तब हम इसको क्या बोलेंगे, कंडक्टिविटी। चलिए सिंपल में मैं अब आपको बता दूं कि कंडक्टिविटी क्या होता है। किसी भी बॉडी का कंडक्टेंस या फिर किसी भी कंडक्टर का कंडक्टेंस कब, जब उसका लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों यूनिट हो, तब उसके कंडक्टेंस को हम लोग कंडक्टिविटी कहते हैं। अब हम लोग इसको डिनोट किससे करते हैं, हम लोग इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं। थोड़ा सा पीछे जाते हैं, रजिस्टिविटी को हम लोग कैसे डिनोट करते थे, रो से, ठीक है, और सिग्मा को हम लोग सिग्मा से किसको डिनोट करते हैं, कंडक्टिविटी को, ठीक है। तो अभी आपको बताएं कि रजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी एक दूसरे का ऑपोजिट फॉर्म है, तो ऐसे लिख सकते हैं सिग्मा इज इक्वल टू 1/रो, ठीक है, जहां रो हमारा क्या है, रजिस्टिविटी, और सिग्मा क्या है हमारा, कंडक्टिविटी। अब इस तरह से हम लोग इसका एक डेफिनेशन दे सकते हैं कि कंडक्टिविटी ऑफ ए सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ रजिस्टिविटी। किसी भी सब्सटेंस का कंडक्टिविटी को हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि वो रजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल का, मतलब ठीक उसके उल्टा होगा, ठीक है। अब उल्टा का मतलब क्या समझते हैं, मतलब किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस जब उसका लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों यूनिट हो, तब उसको हम लोग बोलते हैं रजिस्टिविटी, और किसी भी कंडक्टर का कंडक्टेंस जब उसका एरिया और लेंथ दोनों यूनिट हो, तब उसको बोलेंगे हम लोग कंडक्टिविटी। अब यूनिट डायमेंशन की बात कर लें हम थोड़ा सा, चलिए यूनिट डायमेंशन, तो चूंकि हम लोग जानते हैं सिग्मा इक्वल टू 1/रो। अब ये क्यों आया, क्योंकि सिग्मा हमारा कंडक्टिविटी है और रो हमारा रजिस्टिविटी, और एक दूसरे का ऑपोजिट होता है, इसलिए सिग्मा इक्वल टू 1/रो। अब थोड़ा सा बता दूं मैं आपको कि हम लोग एक फॉर्मूला जानते थे, ये इसको निकालने के लिए ऐसे साइड में हम लोग लिख सकते थे, ठीक है। हम लोग जानते थे रो इक्वल टू RA/L, ये फॉर्मूला जानते थे हम लोग, ठीक है, जहाँ पे रजिस्टिविटी इक्वल टू होता है RA/L। तो इसका हम लोग निकालते थे क्या, आर पुट करते तो ओम, एरिया मीटर स्क्वायर, और लेंथ का मीटर तो कट के आता था हमारा ओम मीटर, और ये किसका होता था यूनिट, रो का, दैट मीन्स रजिस्टिविटी का। तो हमको पता चल गया रजिस्टिविटी का हमारा यूनिट क्या होता है, ओम मीटर। तो इसी तरह से कंडक्टिविटी का पुट कर देंगे, तो कंडक्टिविटी इक्वल टू 1/रो, और 1/रो का मेरा आया था क्या, ओम मीटर, इसीलिए ओम मीटर लिख दिए। अब ओम मीटर को हम क्या करेंगे, ऊपर लेके चले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा मेरा, सिग्मा इक्वल टू पर ओम और पर मीटर। तो ये हमारा यूनिट हो गया किसका, सिग्मा का, ठीक है। या फिर इसी को हम लिख सकते हैं दूसरे फॉर्म में ऐसे, या फिर इस तरह से साइमन पर मीटर। अब इसका डायमेंशन का बात करें, चूंकि हम लोग जानते हैं सिग्मा इक्वल टू 1/रो होता है, और रो का डायमेंशन फॉर्मूला हमारा क्या होता है, रो का डायमेंशन फॉर्मूला होता है हमारा ML3T-3A-2। अब इसी को ऊपर ले जाएंगे, बस ऊपर ले जाने के बाद क्या हो जाएगा, -M-1 L-3 और T3A2, क्यों, ये माइनस में था, ऊपर जाके प्लस हो गया, ठीक है। तो ये हमारा डायमेंशन फॉर्मूला हो गया किसका, कंडक्टिविटी। ओके, चलिए अब आगे बात करें कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे थोड़ा सा। कंडक्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड, ठीक है, या फिर इसी को हम लोग बोलेंगे फैक्टर अफेक्टिंग कंडक्टिविटी। मतलब किसी भी सब्सटेंस का कंडक्टिविटी किस चीज़ पे डिपेंड करता है। चलिए मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, रो इक्वल टू M/NE² टाउ, ठीक है। इसको हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था, अगर आप नहीं जानते तो चलिए जाइए वीडियो को देखिए, ठीक है। तो हम लोग, अगर ये हमारा रो था और पता है आपको रो और सिग्मा एक दूसरे का ऑपोजिट है, तो ऐसे लिख सकते हैं सिग्मा इक्वल टू NE² टाउ बाय M, उल्टा दिए, ठीक है इसको, ठीक है, क्योंकि ये उल्टा होता है,
देखिए यहाँ पे लिख दिए हैं, चूंकि रो इक्वल टू 1/σ, इसलिए सिग्मा की जगह उल्टा दिए इसको। अब यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, इस फॉर्मूला को ध्यान से देखिए आप अगर, तो आपको दिख रहा होगा ऐसे, दिखाते 1 मिनट रुकिएगा। तो देखिए इस फॉर्मूला को ध्यान से देखिए तो आपको दिख रहा है सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, एन का, ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसना, एम का, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। चलिए तो 1 में आपको दिखा कि सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन का, और एन क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और अलग अलग कंडक्टर के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा क्या होगा, अलग अलग, क्योंकि कंडक्टर छोटा बटा ये डिपेंड करता है आपके अपने आपके ऊपर। इसका मतलब क्या है कि जितना कंडक्टर जैसे जैसे रहेगा उसका यूनिट वॉल्यूम पे उतना ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है। तो चलिए अब बता दें आपको कि सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यहाँ एन का, दैट मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम का। तो अगर हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूनिट वॉल्यूम में ज़्यादा रहेगा, इसका मतलब हमारा कंडक्टिविटी भी क्या होगा, किसी कंडक्टर का ज़्यादा होगा। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूनिट वॉल्यूम में कम रहेगा, इसका मतलब कंडक्टिविटी हमारा कम रहेगा। नहीं समझ आए तो कंडक्टर, थोड़ा सा कंडक्टर हम ड्राव करते हैं, ठीक है, बार बार जरूरी पड़ जाता है ड्राव करने का। तो चलिए एक कंडक्टर अगर हम ड्राव करते हैं, बोल रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए यूनिट वॉल्यूम में इतना बड़ा वॉल्यूम लिया हम, इसमें अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रहेगा इसका मतलब ज़्यादा तुरंत तुरंत पार करेगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से जितना इलेक्ट्रॉन पार करता है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट का ज़्यादा जाना इसका मतलब क्या, कंडक्टिविटी का बढ़ना, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, अगर हमारा एन दैट मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा यूनिट वॉल्यूम में, इसका मतलब कंडक्टिविटी हमारा बढ़ेगा। एंड वाइस वर्सा का मतलब क्या होता है, ठीक उल्टा, अगर घटेगा डिक्रीज करेगा तो ये भी हमारा साथ साथ डिक्रीज करेगा। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि फॉर डिफरेंट मटेरियल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इज डिफरेंट। अलग अलग मटेरियल के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूनिट वॉल्यूम में अलग अलग होता है, इसलिए कंडक्टिविटी डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल। इसका मतलब ये होता है कंडक्टिविटी मटेरियल के नेचर पे डिपेंड कर। अब नेचर क्या है भैया, नेचर ये है कि उसमें यूनिट वॉल्यूम में ज़्यादा होगा कम होगा, ये डिपेंड करता है उस पर, ठीक है। चलिए और दूसरा मैं आपको बता दूं कि सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/टाउ, ठीक है। मतलब क्या बोल रहा है, टाउ दैट मीन्स टेम्परेचर, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज। जब टेम्परेचर इसका बढ़ जाएगा किसी भी कंडक्टर का, रिलैक्सेशन टाइम हमारा क्या हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए। टेम्परेचर बढ़ेगा रिलैक्सेशन टाइम घटेगा, क्यों, कंडक्टर के अंदर अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन आ जाएगा बहुत तेज गर्मी में, तो तुरंत 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 जाना स्टार्ट करेगा कंडक्टर के अंदर। तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, रिलैक्स करने का इलेक्ट्रॉन का टाइम जल्दी जल्दी जा रहा है, तो रिलैक्स कहाँ कर पा रहा है। इसीलिए क्या बोल रहा है, अगर उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है रिलैक्सेशन टाइम क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अब इसका मतलब क्या समझे, रिलैक्सेशन टाइम अगर बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी घटेगा, ठीक है, और जस्ट इसका उल्टा। चलिए अब थोड़ा सा हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन जे सिग्मा एंड ई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में जनरली पूछा जाता है, ठीक है। या इसी को हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स ऑफ ओम्स लॉ। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन फॉर यू, ठीक है। चलिए अब हम लोग एक्सप्रेशन को, आपको तो पहले से पता है कि हम लोग क्या करेंगे, कंडक्टर को ड्राव करेंगे, कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट कर दें जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस बी अप्लाई किए हैं, इससे होकर के इलेक्ट्रिक करंट आई प्रोड्यूस हो रहा है, जा रहा है। यहाँ पे वी डी हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ई यहाँ पे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ई यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। ये पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये हमारा, ठीक है। इस कंडक्टर का लेंथ कितना है हमारा, एल है। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं इसके बारे में और एक्सप्रेशन को सही तरीके से लिखने का कोशिश करते हैं। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये फिगर बनाएंगे, इसके बाद क्या लिखेंगे, लेट अस कंसीडर एक कंडक्टर हैविंग लेंथ एल एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये। माना कि हमने एक कंडक्टर लिया जिसका लेंथ हमारा कितना है, एल है, ठीक है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये है, ठीक है। इसके बाद लेट आई इक्वल टू करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर। आई हमारा क्या है, करंट है, आई क्या है, करंट जो फ्लो कर रहा है इस कंडक्टर से। जे क्या है हमारा, करंट डेंसिटी है। ई क्या है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड, किसका, ये सारा हमारा इलेक्ट्रिक कंडक्टर का है, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड था। इसके बाद मैं आपको बता दूं बी डी हमारा क्या होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बी डी इसके अंदर कंडक्टर के अंदर का ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। एन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, आपको पहले से पता है एन हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। इसके बाद हम लोग जानते हैं कहाँ से, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, आई इक्वल टू एन ए ई बी डी, ये सब हमको पता था पहले से, आई इक्वल टू एन ए ई बी डी, इसको मान लीजिए इक्वेशन 1, ठीक है। अब बीडी को हम लोग क्या किए, ऐसे बीडी के बराबर भी हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन जब हम लोग निकाले थे तो हमने क्या देखा था, बीडी इक्वल टू ऐसा फॉर्मूला होता है ई बाय एम इंटू टाउ, जहाँ पे ई हमारा क्या, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये हमारा क्या था, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड, टाउ रिलैक्सेशन टाइम एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बीडी का हम लोग ऐसा एक्सप्रेशन जानते थे, बीडी का दैट मीन्स फॉर्मूला बीडी इक्वल टू ई बाय एम इंटू टाउ। अब पूछेंगे यहाँ पे माइनस क्यों नहीं लिए सर, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या चाहिए, सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन नहीं चाहिए, इसीलिए बी डी इक्वल टू हमने लिया ई बाय एम इंटू टाउ, ऐसा हमको पता है। और आई इक्वल टू एन ए ई बी डी,
ऐसा भी हमको पता है क्योंकि हम पहले से पढ़ चुके हैं इसको। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी के एक्सप्रेशन से और इसको रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट से दोनों हम लोग पहले फाइंड आउट किए हैं। नहीं देखें तो आप जाइए वीडियो पार्ट 1 2 3 4 5 देखते आइए, ठीक है। तो हमें ऐसा लिखेंगे आई इक्वल टू एन ये ई, यहाँ तक से हमें वी डी का वैल्यू पुट कर देंगे इतना ई बाई एम इंटू टाउ, ठीक है। अब ई क्या हो गया ई स्क्वायर और ई और टाउ फिर एम, ठीक है। ये हमारा आ गया। नहीं समझ आया, देखिए यहाँ से एन ये ई और वी डी की जगह पे हमारा इतना पुट कर दिए ये, ठीक है। और ई दोनों क्या हो गया ई स्क्वायर और ई फिर टाउ, ठीक है, बाई एम का एम। चलिए इसके बाद ऐसे लिख सकते हैं आई इक्वल टू एन ये ई स्क्वायर ई बाय टाउ एम, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ए को हम इस साइड लेके आ गए तो आई बाई ए, ठीक है, आई बाई ए हो गया। और इधर क्या हो गया मेरा एन ई स्क्वायर टाउ इंटू ई थोड़ा सा यहाँ से क्या था थोड़ा बाहर निकाल लिया मल्टीप्लाई में, इसको और इसको तीनों को हम लोग एक साथ ले लिए, बाकी सबको बाहर निकाल लिया, ठीक है। इसके बाद क्या हो गया था मेरा आई बाई ए, और आई बाई ए हम लोग क्या जानते हैं, आई बाई ए को हम लोग बोलते हैं जे, दैट मीन्स करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या बोलता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया। यूनिट एरिया में जितना इलेक्ट्रिक करंट जाता था उसको हम लोग क्या बोलते थे जे, इसीलिए आई बाई ए को हम लोग बोल दिए जे। बाकी उधर तो सेम ही रहा मेरा एन ई स्क्वायर टाउ, क्योंकि ये इधर आ गया और ई को इस साइड से थोड़ा सा उस साइड लिया, मल्टीप्लाई में कहीं भी रहे चलेगा, ठीक है। अब देखिए एन ई स्क्वायर टाउ बाय एम, हम लोग एक चीज ये भी जानते हैं कि एन ई स्क्वायर टाउ बाय एम नहीं, रो बराबर मेरा फॉर्मूला होता है एम बटे एन ई स्क्वायर टाउ, ऐसा फॉर्मूला आपको पहले से पता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस, इसके अनुसार एम मेरा नीचे है तो क्या हो जाएगा, रो बराबर मेरा ऐसा होता था एम बटे एन ई स्क्वायर टाउ, तो यहाँ है मेरा जस्ट उल्टा एन ई स्क्वायर टाउ बाय एम, तो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग 1 बाय रो, तो फिर ये भी उलट जाएगा मेरा, तो ये 1 बाय रो ऐसे लिख सकते हैं कि 1 बाय रो जब किए तो ऊपर हो जाएगा मेरा क्या एन ई स्क्वायर टाउ बाय एम, इस तरह से कोई दिक्कत नहीं। मतलब एन ई स्क्वायर टाउ बाय एम को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाय रो, लिख दिए जे इक्वल टू 1 बाय रो इंटू ई। अब एक बात मैं आपको बता दूं, आपको पता है कि 1 बाय रो इक्वल टू होता है सिग्मा, क्योंकि सिग्मा ही डायरेक्टली अपोजिशन पार्ट ऑफ किसका, रो का, क्योंकि कंडक्टिविटी अपोजिट फॉर्म होता है रेजिस्टिविटी का, इसलिए लिख दिए 1 बाय रो। और 1 बाय रो के हम लोग बराबर लिख सकते हैं सिग्मा, इसीलिए हम लोग लिख दिए 1 बाय रो को हटा करके हम लोग यहाँ पे क्या लिख दिए सिग्मा, इसीलिए जे इक्वल टू सिग्मा ई। दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन एंड द फाइनल फॉर्म ऑफ माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा आपके लिए, ठीक है। इसको बढ़िया से ध्यान से देखिए और पढ़ते आइए। चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और उम्मीद है आपको ये अच्छा पसंद आएगा और दोस्तों के साथ मिलजुल के पढ़ने में मदद